आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पीओके पाकिस्तान को दिया और बीजेपी की सरकार ही पीओके को वापस लेकर आएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है और जल्दी जम्मू कश्मीर आतंकवाद से आजाद होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी हिंदू मुसलमान की नजर से देखती है। कांग्रेस अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकती है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को देश की जनता के सामने जो संकल्प लिया था उसका एक एक शब्द पूरा किया। आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाया, पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या करने वाले दहशतगर्दों को भी जहन्नुम में भेजा। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी पूछ रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी थे। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि 7 मई के ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया। अमित शाह ने कहा कि पी चिदंबरम हो या पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस के नेता, ऐसे नेताओं के बयान कांग्रेस की मानसिकता के सबूत हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया। कल तक विपक्ष के नेता प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर सरकार को घेर रहे थे। आज विपक्ष के नेताओं ने पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को लेकर सवाल पूछे। इसलिए एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के रिश्तों का बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस के जमाने में चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कैसे बढ़े और इस मोर्चे पर सरकार क्या कर रही है। हालांकि जिस वक्त जयशंकर जवाब दे रहे थे उस वक्त विपक्ष के नेता सदन में थे, लेकिन जैसे ही अमित शाह चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो हंगामा शुरू हो गया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी कम से कम इतना ही बता दें कि चीन के साथ उन्होंने जो सीक्रेट एमओयू साइन किया उसमें क्या है। होम मिनिस्टर ने कहा कि चीन के साथ कांग्रेस का प्रेम 3 पीढ़ियों से चल रहा है और ऐसे लोग मोदी सरकार को चीन पर ज्ञान दे रहे हैं। कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते, मानो कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया था? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया। अमित शाह और एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को लेकर तो जवाब दे दिए, लेकिन अब विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरेगा, क्योंकि ट्रंप ने आज इसके लिए मसाला दे दिया है। आज ट्रंप ने 2 बातें कही। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उनके कहने पे हुआ और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि परसों यानी कि 1 अगस्त से वो भारत के एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएंगे और अब इसमें कोई ढील नहीं देंगे। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि भारत अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है, रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस भी खरीदता है, इसलिए वो भारत पर पेनल्टी लगाएंगे। असल में ट्रंप ने 1 अप्रैल को भारत समेत दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। भारत पर ट्रंप ने पहले 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, फिर उसमें 1% की रियायत दी थी। बाद में ट्रंप ने टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया, फिर इस डेडलाइन को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील होनी थी, जो डील अभी फाइनल नहीं हो पाई है। इसलिए आज ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और एडिशनल पेनल्टी लगाने का ऐलान किया। आज रूस से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। रूस के कामचटका में एक भयंकर भूकंप आया। इस भूकंप के बाद आधी दुनिया पर सुनामी का खतरा है। रूस के अलावा जापान, अमेरिका, फिलीपींस और इंडोनेशिया समेत
40 देशों में सुनामी का अलर्ट है। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। शहर के शहर खाली करा लिए गए। इसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन पहले रूस में आए भूकंप की तस्वीरें आप जरा देखिए। आज सुबह रूस के कामचटका में यह जबरदस्त भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.8 थी। इस भूकंप का केंद्र प्रशांत महासागर में 20 किलोमीटर गहराई में था। यह इतिहास का 6वां सबसे बड़ा भूकंप था। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के दायरे में जापान, अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, गुआम, इन सब के अलावा मिलाकर के 40 देश हैं। जापान में सुनामी का अलर्ट जारी होने के कुछ देर बाद होकाइडो से सुनामी की लहरों ने दस्तक भी दे दी। नॉर्थ जापान के कोस्टल एरियाज की 16 जगहों पर ऊंची ऊंची लहरें तट से टकराईं। जापान के कुजी पोर्ट, नेमुरो और इशिनोमाकी पोर्ट पर भी सुनामी की लहरें पहुंच गईं। हालांकि इनकी इंटेंसिटी सिर्फ 50 सेंटीमीटर की थी, इसलिए अब तक बहुत नुकसान नहीं हुआ है। सुनामी के अलर्ट की वजह से लोगों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की छत पर जाकर शरण ली। जापान की सरकार ने पहले ही लोगों को खतरे का अलर्ट दे दिया था। होकाइडो से वाकायामा तक के तटीय इलाके खाली करा लिए गए। इसके अलावा फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से सारे कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। आपको याद होगा, यह प्लांट 2011 में आई सुनामी की वजह से हादसे का शिकार हुआ था। अभी तक 20 लाख लोगों को सेफ एरियाज में शिफ्ट किया जा चुका है। सुनामी का अलर्ट चीन में भी है, लेकिन चीन में पहले ही बाढ़ से हाहाकार मचा है। पिछले 30 सालों में चीन में यह सबसे बड़ी आपदा मानी जा रही है। सिर्फ बीजिंग में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग लापता हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है। जबरदस्त बारिश की वजह से चीन का बीजिंग, शांक्सी और हेबई प्रांत पूरी तरह डूब गया है। चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें सड़कों पर नदियां बहती हुई दिखती हैं। तेज रफ्तार पानी में गाड़ियां बह गईं। बड़े बड़े ट्रक पानी में बह गए। बीजिंग और हेबई में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। घरों में पानी भर गया है। लोग छतों पर बैठकर बस मदद का इंतजार कर रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। बीजिंग में टॉप लेवल इमरजेंसी रिस्पांस जारी किया गया है, जिसमें स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। नॉर्थ बीजिंग में म्यून इलाके में पिछले एक हफ्ते से भी कम समय में 573.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और इसका नतीजा यह हुआ कि पूरा का पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया। अभी भी इन इलाकों में और बारिश का अलर्ट है, इसलिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चलाने में परेशानी आ रही है। हमारे देश में भी कई इलाकों में बरसात हो रही है, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पहाड़ी राज्यों में हालात और बुरे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। इससे जबरदस्त तबाही हुई है। मंडी शहर के बीचों बीच जेल रोड के 5 किलोमीटर इलाके में हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कल सुबह बरसात के बाद तेज रफ्तार पानी के साथ आए बड़े बड़े पत्थर और मलबा लोगों के घरों में घुस गए। सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियां बह गईं। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। मंडी में रिलीफ वर्क अभी भी जारी है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, इससे दिक्कतें आ रही हैं। बिहार में असेंबली इलेक्शन से पहले आज नीतीश कुमार ने एक फिर बड़ा सियासी दांव चला। नीतीश सरकार ने आशा और ममता वर्कर्स का इंसेंटिव बढ़ा दिया है। आशा वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि के रूप में अभी तक हर महीने 1,000 रुपए मिलता था, अब उन्हें 3,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह ममता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अब एक डिलीवरी करवाने पर 300 के बजाय 600 रुपए मिलेंगे। जैसे ही चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं का इंसेंटिव बढ़ाने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी, मतलब तेजस्वी यादव ने शुरू की थी। जब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, उस वक्त नीतीश कुमार ने इसे लागू नहीं किया था, लेकिन अब उनको झुकना पड़ा। तेजस्वी ने कहा कि आप आगे आगे देखते जाइए, नीतीश कुमार अभी उनकी और नकल करेंगे। नीतीश जी से आज पूछ लीजिएगा क्या क्या घोषणा की, तो आज याद नहीं होगी जो सच्चाई है। और ये नकलची सरकार है। जो हम लोगों ने बातें उठाई हैं, जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, आज कम से कम हम लोग जो है सरकार का नाक रगड़वा करके वो काम करवा रहे हैं। भारत ने आज अंतरिक्ष में एक और बड़ा इतिहास रचा। श्रीहरिकोटा से आज
नाइसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट को बड़ी कामयाबी से कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि आज जो सैटेलाइट लॉन्च हुई वो नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये नाइसार सैटेलाइट भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी देगी। ये दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट है जो 2 रडार फ्रीक्वेंसीज एल बैंड और एस बैंड का इस्तेमाल करके पृथ्वी की सतह को स्कैन करेगी। इसलिए इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है।